आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 73। पृथ्वी ने अवनी को अपने घर वालों के पास अकेले भेजा है। ये सुनकर जयदीप के चेहरे पर परेशानी और मायूसी के भाव उभर आए। पृथ्वी जयदीप के सामने आया और कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे अवनी को वहां क्यों नहीं भेजना चाहिए था? वो सब मेरे घर वाले हैं। अवनी को वहां कोई खतरा नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है? क्या तुम भूल गए उस दिन कैसे सब अवनी और तुम्हारे खिलाफ खड़े थे और उसके बाद किसी ने तुम दोनों की खबर तक लेने की कोशिश नहीं की, और आज उन्हें अचानक अपनी बहू की याद आ गई? हो ना हो ये सब उनकी कोई चाल हो सकती है अवनी को तुम्हारी जिंदगी से निकालने की। ऐसी बात नहीं है सर। अवनी होली के दिन अपने ससुराल में नहीं रह सकती, इसलिए मुझे उसे वहां भेजना पड़ा। पृथ्वी ने जयदीप को समझाते हुए कहा, तो मैं क्या मर गया था? मैंने अवनी को अपनी छोटी बहन कहा है। अगर वो होली पर अपने ससुराल में नहीं रह सकती तो वो अपने मायके अपने भाई के घर तो आ सकती थी ना। लेकिन तुमने उसे उन लोगों के बीच भेज दिया जो उसे पसंद तक नहीं करते। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो पृथ्वी? जयदीप ने कहा। पृथ्वी ने जयदीप की तरफ देखा और कहा, ये दूसरी बार आपने मुझे बेवकूफ कहा है। जयदीप ने सुना तो पृथ्वी को घूर कर देखा और कहा, क्योंकि तुम हो। मैं सिर्फ कहने के लिए अवनी का भाई नहीं हूं। मैंने अगर उससे रिश्ता जोड़ा है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना भी जानता हूं। पृथ्वी कुछ देर खामोश रहा और फिर उदास होकर कहा, उसे खुद से दूर भेजने का दिल तो मेरा भी नहीं था, लेकिन वो जाना चाहती थी। उसे लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा। मेरे घर वाले उसे और मुझे माफ करके फिर से अपना लेंगे। बस सिर्फ इसलिए उसने वहां जाना ठीक समझा। मैं चाहता तो जबरदस्ती करके उसे रोक सकता था, और वो इतनी अच्छी है कि रुक भी जाती। लेकिन ये करके मैं उसके चेहरे पर वो मलाल छोड़ना नहीं चाहता कि उसने कोशिश नहीं की, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सबका दिल जीत लेगी। जयदीप ने सुना तो थोड़ा शांत हुआ और कहा, अब अगर अवनी की मर्जी थी तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, क्या सच में? अभी अभी कितना सुनाया है आपने मुझे। कभी कभी तो मुझे ये ऑफिस अपना ससुराल और आप मुझे अपनी सास लगते हैं। पृथ्वी ने मुंह बनाकर कहा, ओ ऐसा है क्या? मैंने आज तुम्हें थोड़ा सा सुना दिया तो तुम मुंह बना रहे हो, और जो तुम बात बात पर मुझसे बहस करते हो उसका क्या? जयदीप ने चिढ़कर कहा, मैं आपसे बहस क्यों करूंगा? आप मेरी गर्लफ्रेंड है क्या? पृथ्वी ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या बहस सिर्फ गर्लफ्रेंड से की जाती है? जयदीप ने पूछा। नहीं, किसने कहा? वाइफ से भी बहस की जा सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो कि आज लंच के बाद आपकी मिसेज ऑफिस आने वाली है, और आज लंच के बाद मिस रिया के साथ आपकी मीटिंग भी है। तो आप मैनेज कर लेंगे ना? पृथ्वी ने जयदीप की टांग खींचते हुए कहा। जयदीप ने सुना तो टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर रीना उसकी पत्नी ने उसे अपनी क्लाइंट रिया के साथ देखा तो उसकी शामत आ जाएगी। जयदीप पृथ्वी के पास आया और मिमियाते हुए कहा, पृथ्वी, आज रिया के साथ मीटिंग तुम अटेंड कर लो ना प्लीज। मैं रीना के साथ बाहर चला जाता हूँ। ये आपकी टोन कैसे चेंज हो गई? अभी तो बहुत चिल्ला रहे थे आप। और क्या कह रहे थे मुझे? हाँ, बेवकूफ। पृथ्वी ने अपनी भौं चढ़ाकर कहा, मैं बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, उल्लू का पट्ठा हूँ। अरे मैं तुम्हें बेवकूफ थोड़ी कहूंगा, तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। पृथ्वी, मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लो प्लीज। दीप ने पृथ्वी से चिपक कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, और इतना चिपको मत, मैं शादीशुदा हूं यार। पृथ्वी ने जयदीप से दूर हटकर कहा तो जयदीप चिढ़ गया और कहा, शादीशुदा हो फिर भी तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी में तूफान लाने की बातें क्यों करते हो? हाँ हाँ हाँ, कहते हुए पृथ्वी ने जयदीप को लुक दिया तो जयदीप की टोन फिर बदल गई और उसने कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने खाना खाया? हाँ, तुम थोड़े थके हुए भी लग रहे हो, जाओ आराम करो। पृथ्वी ने अफसोस में सर हिलाया और वहां से चला गया। जयदीप ने गले में बड़ी टाई को ढीला किया और सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, ये लड़का मुझे ब्लैकमेल करने का एक मौका नहीं छोड़ता, पर जो भी है अच्छा है। सिद्धार्थ का घर सिरोही। सिद्धार्थ की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। सुरभि बेपरवाह होकर सो रही थी। उसे पता भी नहीं था कि घर आ चुका है। सिद्धार्थ ने सुरभि की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाया, सो तो ऐसे रही है जैसे गाड़ी इसके बॉयफ्रेंड की हो।
खुद में ही बड़बड़ा कर सिद्धार्थ ने सुरभि की बाह थपथपाई और कहा, ओ हेलो, उठो, घर आ गया है। सुरभि कुनमुनाई और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर कहा, मुझे सोने दो ना। अरे उठो, तुम अपने घर पर नहीं सो रही हो, चलो उठो। सिद्धार्थ ने थोड़ा तेज आवाज में कहा तो सुरभि घबरा कर उठी। उसने इधर उधर देखा और थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि वह सिद्धार्थ के साथ उसकी गाड़ी में है, लेकिन क्यों है ये बात सुरभि भूल गई और कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कहीं तुमने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? देखो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम तो शक्ल से ही किडनैपर लगते हो। सिद्धार्थ ने सुना तो अपना माथा पीट लिया और सुरभि को उंगली दिखाकर गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें क्या मैं किडनैपर दिखता हूँ? दिमाग खराब नहीं है मेरा जो मैं तुम्हें किडनैप करूंगा? तुम यहाँ मेरी मदद करने आई हो या मुझे फंसाने? सिद्धार्थ की बात सुनकर सुरभि को याद आया कि यहाँ वह उसके मम्मी पापा से मिलने आई है ताकि उनकी गलतफहमी दूर कर सके। वह झेंपते हुए मुस्कुराई और अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर खुशी भरे स्वर में कहा, हाँ, मुझे पता था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं तो बस देख रही थी कि तुम्हें सब याद है या नहीं। हम लोग घर पहुंच गए, चलो चलते हैं। कहते हुए सुरभि ने सिद्धार्थ के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सिद्धार्थ ने गहरी सांस दी और खुद को शांत कर गाड़ी से बाहर आया। वह सुरभि की तरफ आया और कहा, अंदर मम्मी पापा जितना पूछे बस उतना ही जवाब देना। अपनी तरफ से कोई भी फालतू कहानी सुनाने की गलती मत करना। सुरभि ने सुना तो अपनी आंखों को छोटा करके उसकी तरफ देखा और सिद्धार्थ की टोन एकदम से चेंज हो गई और उसने कहा, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बेटर, कहकर सुरभि आगे बढ़ गई और सिद्धार्थ भी उसके पीछे चला आया। सिद्धार्थ सुरभि को लेकर घर के अंदर आया। हालांकि उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि सिद्धार्थ को अपनी इमेज से बहुत प्यार था और किसी भी गलतफहमी के चलते वह अपनी इमेज को जगदीश जी और गिरिजा जी के सामने खराब होते देखना नहीं चाहता था। घर के हॉल में जगदीश जी अखबार पढ़ रहे थे और गिरिजा अंदर खाना बना रही थी। सिद्धार्थ सुरभि को लेकर हॉल में आया और धीरे से कहा, पापा। जगदीश जी ने सुना तो उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सुरभि को सिद्धार्थ के साथ देखकर उन्होंने हाथ में पकड़े अखबार को समेटकर साइड में रख दिया। पापा, ये सुरभि उस शाम घर आई थी और आप इससे मिलना चाहते थे। सिद्धार्थ ने बहुत ही धीरे से शांत स्वर में कहा। सुरभि ने सुना तो हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा और मन ही मन कहा, वाह, बाप के सामने क्या एक्टिंग कर रहा है ये चिलगोजा। बाहर तो अकड़ कर चलता है और यहाँ भीगी बिल्ली बना हुआ है। जगदीश जी ने सुना तो सुरभि की तरफ देखने लगी और सुरभि अपने ही ख्यालों में खो गई। ये देखकर सिद्धार्थ ने अपना पैर सुरभि के पैर पर मारा और उसे अपने पापा की तरफ जाने का इशारा किया तो सुरभि लड़खड़ाते हुए उनके सामने जा खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। गिरिजा ने हॉल से आती आवाज सुनी तो वे भी किचन से बाहर चली आई। सिद्धार्थ और सुरभि को साथ देखकर उनका दिल धड़कने लगा। कहीं फिर से सिद्धार्थ इस लड़की को लेकर अपने पापा से बहस शुरू ना कर दे। नमस्ते, सिद्धार्थ को कब से जानती हो तुम? जगदीश जी ने कठोर स्वर में पूछा। जब ये अंधा रेलवे स्टेशन पर मुझसे टकराया था। मेरा मतलब बस कुछ महीनों से। सुरभि गड़बड़ करने वाली थी लेकिन संभल गई। तो क्या तुम दोनों दोस्त हो? जगदीश जी ने पूछा। दोस्त? इसे तो मैं अपना ड्राइवर तक ना रखूं। कितना अजीब और बोरिंग है ये इंसान। सुरभि सिद्धार्थ को देखकर मन ही मन बड़बड़ाई और जगदीश जी को जवाब देना भूल गई। मैंने पूछा, क्या तुम दोनों दोस्त हो? जगदीश जी ने अपना सवाल फिर दोहराया तो सुरभि की तंद्रा टूटी और उसने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल, हम दोनों बस एक दूसरे को जानते हैं। जगदीश जी ने सुना तो एक नजर सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर सुरभि की तरफ देखकर कहा, एक लड़का जिसके बारे में तुम जानती नहीं, जो तुम्हारा दोस्त नहीं है, जिससे तुम सिर्फ एक दो बार मिली हो, उसके साथ देर रात उसके घर आकर कैसे रुक सकती हो? वो भी तब जब घर पर कोई नहीं हो। इसका मतलब समझती हो ना तुम? सुरभि ने सुना तो अपनी आंखों को बड़ा करके एक बार फिर सिद्धार्थ की तरफ देखा। वह जगदीश जी की तरफ पलटी और एक ठंडी आह भरकर कहा, हाँ, लगता है आपको सब पता चल गया है। अब छुपाने से क्या फायदा अंकल? ये तो ऐसी बातें हैं जो एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। जगदीश जी ने सुना तो एक टक सुरभि को देखने लगे
और गिरिजा भी किचन के दरवाजे से हटकर जगदीश जी के पास चली आई। सुरभि अपने हाथ बांधकर मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई और उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि इसके बाद सुरभि क्या गड़बड़ करने वाली थी ये सिद्धार्थ भी नहीं जानता था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि सुरभि कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, वरना उसके लिए खुद को निर्दोष साबित करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। शिवाय अपार्टमेंट, मुंबई। 4th फ्लोर के फ्लैट नंबर 405 के सामने खड़ा भरत डोरबेल बजाया जा रहा था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। भरत ने एक बार फिर डोरबेल बजाई और इस बार दरवाजा खुला। सामने आंसुओं से भरा चेहरा लिए नीलेश खड़ा था। वह काफी उदास और परेशान दिखाई दे रहा था। भरत ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अंदर धकेला और खुद भी अंदर चला आया। नीलेश रो रहा था और इस हालत में नहीं था कि भरत से वहां होने की वजह पूछे। वह कुछ पूछता इससे पहले भरत उसके पास आया और गुस्से से धीमे स्वर में कहा, नीलेश, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, ना तुम मेरे फोन का जवाब दे रहे हो ना तुम ऑफिस आए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम ऑफिस से प्राची के साथ निकले थे मेहताज की मीटिंग के लिए, फिर ऑफिस में आकर तुम यहाँ क्यों चले आए? और ये सब क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ ये सब करते करते, नीलेश ने रोते हुए कहा और फिर भरत को वो सारी बातें बता दी जो आज की मीटिंग के लिए जाते वक्त रास्ते में हुई थी। भरत खामोशी से सब सुनता रहा और फिर कहा, प्राची चाहे पृथ्वी के पीछे जाए चाहे किसी और की, तुम्हारा काम है सिर्फ उस पर नजर रखना और मुझे इंफॉर्मेशन देना। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो किसी और से प्यार करे, नीलेश ने कहा। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? भरत ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता जब वो पृथ्वी के लिए प्यार दिखाती है, उसकी बातें करती है, और मैं क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं उससे प्यार करता हूँ पापा, बहुत प्यार करता हूँ, नीलेश ने रुआसा होकर कहा। भरत ने जैसे ही सुना उसका माथा ठनका और उसने नीलेश के सामने आकर दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने को कहा था, उससे प्यार करने को नहीं। मिस्टर देसाई बहुत जल्दी अपनी कंपनी का सीईओ चुनने वाले हैं और उस जगह में तुम्हें देखना चाहता हूँ ताकि उस पूरी कंपनी को हासिल कर सकूं, और तुम उस प्राची के साथ प्यार का खेल खेलना चाहते हो। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ पापा, और उसके साथ रहना चाहता हूँ। बस इसलिए मैं अब तक वो सब कर रहा था जो आपने मुझसे कहा। लेकिन आज उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया। उसने मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया और मेरे मुंह पर पैसे फेंक दिए। वो ऐसी नहीं थी पापा, लेकिन जब से वो पृथ्वी से मिली है तब से वो बदल गई है। उसे पृथ्वी के अलावा कोई नहीं दिखता। उस पृथ्वी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, नीलेश ने रुआसा होकर कहा। वो ऐसी ही है, भरत ने चिल्लाकर कहा तो नीलेश सहम गया। भरत नीलेश के पास आया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहा, वो ऐसी ही है, बदतमीज, घमंडी और जिद्दी। जो लड़की अपने बाप की नहीं सुनती, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी सुनेगी? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा, इसलिए अपने दिमाग से उस प्राची का ख्याल तो तुम निकाल ही दो। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं और तुम्हारी वजह से मैं अपने सपने को बर्बाद होते नहीं देख सकता, समझे तुम? नीलेश ने सुना तो खामोश हो गया। उसके पास भरत को कहने के लिए अब कुछ नहीं था। भरत ने खुद को शांत किया और कहा, एक बार देसाई तुम्हें प्राची के लिए चुन ले और तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बना दे, उसके बाद मैं उस प्राची और उस देसाई को लात मारकर उसी की कंपनी से बाहर कर दूंगा। नीलेश ने देखा ये कहते हुए भरत की आंखों में एक पक्का विश्वास था और निराश होकर वह वहां से चला गया। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी और जयदीप की ये बहस और नोक-झोंक ऐसे ही चलती रहेगी? सिद्धार्थ के मम्मी पापा के सामने अब क्या गड़बड़ करने वाली है सुरभि? देसाई एंड ग्रुप कंपनी हासिल करने के लिए आखिर भरत ने क्यों अपने ही बेटे को बनाया मोहरा? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।